जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है पृथ्वीराज चौहान की जो मूवी है वो रिलीज होने वाली है। तो इनकी जो मूवी है उसको कास्ट कर रहे हैं पर्टिकुलरली अक्षय कुमार। तो यहाँ पे काफी ज्यादा अभी आपने विद्रोह देखा इसके लिए, तो काफी मीडिया हाउसेज है उसको कवर कर रही हैं। तो पर्टिकुलरली कौन है पृथ्वीराज चौहान, कौन है चौहान वंश, चाहमाना वंश भी कहते हैं, क्या हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन में, सेकंड बैटल ऑफ टेरन में, और उससे ऑल टुगेदर भारत के फ्यूचर पे क्या असर पड़ा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, डीपली एनालिसिस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा हु इज मोहम्मद गौरी, गुरिड एम्पायर कौन था, दुर्रानी एम्पायर कौन था। तो जो वीडियो है इसके 2-3 फेज होने वाले, तो 2-3 फेज को आपने इजीली समझना है, क्योंकि यहां पर मैं बेसिकली बात करूंगा, यहां पर हिस्ट्री की बात ज्यादा होने वाली है। तो यहां पे हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि जो ये बैटल्स थी ये कहां पे हुई थी। तो ये मॉडर्न डे हरियाणा का तारोरी जिला, यहां पे आप देखोगे मॉडर्न डे हरियाणा का तारोरी जिला है, तो वहां पर हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन और सेकंड बैटल ऑफ टेरन, जिसको आप तराइन का प्रथम युद्ध भी कहते हो, तराइन का द्वितीय युद्ध भी कहते हो। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था, मोहम्मद गौरी हारा था। दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हारा था और मोहम्मद गौरी जीता था। और ऑल टुगेदर दूसरे तराइन युद्ध के बाद भारत की जो तस्वीर थी, भारत का जो भविष्य था, वो पूर्ण रूप से चेंज हो गया था, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट भारत में होने लगे थे। तो ये आपने देखा। यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहां पे आप देखिए जो गुरिड एम्पायर, ठीक है, ये गुरिड एम्पायर क्या है पर्टिकुलरली, तो यहां पे आप समझे इस चीज को, ये हो गया आपका चौहान एम्पायर। छोटा एम्पायर था ऑल टुगेदर, इससे जो गुरिड एम्पायर था इससे बड़ा नहीं था। तो यहां पे ये हो गया गुरिड एम्पायर। मॉडर्न डे आप पाकिस्तान, मॉडर्न डे अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान को अगर आप मिला देते हो तो यहां पे आपको गुरिड एम्पायर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इनकी गुरिड की हिस्ट्री में आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो गुरिड एम्पायर है, ये गुरिड एम्पायर का जो सबसे महान शासक हुआ ये हुआ आपका मोहम्मद गौरी। और ये जो गुरिड एम्पायर था उसी के बगल में आपको यहाँ पे गजनविड एम्पायर भी मिलेगा। अब आप बोलोगे कि मोहम्मद गजनी कौन था, ठीक है, मोहम्मद गौरी कौन था, तो गजनवी एक अलग एम्पायर था और गुरिड एक अलग एम्पायर था। आगे जाकर हम इसको समझने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या था। तो ये तो पर्टिकुलरली यहां पर गजनविड एम्पायर, यहां पे गुरिड एम्पायर। अब ये गुरिड एम्पायर क्या करना चाहता था, भारत पर आक्रमण करना चाहता था। भारत उस टाइम पे सोने की चिड़िया हुआ करता था, भारत पे बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा सोना, बहुत ज्यादा मेटीरियल एक तरीके से यहाँ पे भारत में था। तो ये जानता था कि अगर किसी भी एम्पायर को बचा के रखना है, किसी भी एम्पायर को आगे चलाना है, तो धन की आवश्यकता होती है। तो वो धन कहां से मिलेगा, तो इसने बोला कि मैं जो आक्रमण करूंगा भारत पे करूंगा, क्योंकि भारत के पास अपार धन संपदा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेल्थ मिलेगी मुझे। यहाँ पे अगर मैं कांग्रेस करता हूँ, जीतता हूं, तो मेरा भी एम्पायर बढ़ेगा। तो ऑल टुगेदर यहाँ पर अगर वो भारत में आता, तो भारत में आने के लिए उसको सबसे पहले आना पड़ता पर्टिकुलरली पानीपत के रास्ते से, जो कि हरियाणा वाला रास्ता था। और इस समय पूरे ऑल टुगेदर जो नॉर्थ का जो एरिया था वो चौहानों के अंडर में था। अब ये चौहान तो जो थे, इन्होंने या तो फिर ये जो चौहान वंश के पर्टिकुलरली पृथ्वीराज चौहान थे, इन्होंने या तो अगल बगल के जो भी इनके साम्राज्य थे उनसे या तो डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखे थे, या तो मैरिटियल रिलेशन बना के रखे हुए थे। बस इनका एक दुश्मन था। एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि उसकी कहानी थोड़ी अलग है, मैं आपको आगे बताऊंगा चंद्रबर्द दाई की कहानी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि संयोगिता जो उनकी प्रेमिका थी उसको वो ले भागे थे, और वो गहड़वाल वंश के जो शासक थे जयचंद उनकी बेटी थी, इस वजह से भी वो इनसे चिढ़ते थे। तो ये हो गया आपका गहड़वाल वंश। अगर ये इनका साथ देते अंत तक, तो शायद आज भारत का जो भविष्य है, भारत की जो हिस्ट्री है, वो ऑल टुगेदर कुछ अलग होती। तो यहाँ पे चौहान वंश एक बहुत बड़ा वंश था, बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी। अब ये जो सेना थी इनकी, वो पूरे जो उत्तर भारत था, जो नॉर्दर्न इंडिया था, यहां पर वो किसी जो बाहर के लोग आते थे यहाँ पर कॉन्केस्ट करने, भारत को जीतने, भारत में आक्रमण करने, तो इन लोगों को वो रोक के रखती थी वो इस वाले एरिया में, क्योंकि जो भी भारत में आक्रमण करेगा वो इस वाले एरिया से अंदर आएगा। क्योंकि वाला एरिया जो था वो टेरन वाला एरिया था, वो नदी वाला एरिया था, वो पहाड़ वाला एरिया था, तो वहां पे उसको पार कर पाना इतना इजीली नहीं था। तो ये लोग सिंध वाले रास्ते से आते थे, तो इनको सबसे पहले चौहान वंश से आके लड़ना पड़ता था। और ये बात गौरी को भी पता थी। अब ये गौरी चाहता था कि मैं कैसे कर भी मैं क्या करूं, चौहान वंश को क्या करूं, पूरी रूप से खत्म करूं, और ऑल टुगेदर जो मेरा एम्पायर है वो आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ये चौहान वंश का जो यहाँ पे जो आज मॉडर्न डे में जो हम इसका एक मैप देखते हैं, तो ये तो इसका एक तरीके से एनिमेटेड व्यू हो गया। लेकिन अगर हम बात करें चौहान और तोमर की, तो ये एक तरीके से आप इसे कंबाइन मान सकते हो उनका राजवंश। तो ये वाला एरिया राजस्थान, दिल्ली,
आप पंजाब हरियाणा के कुछ एरियाज देख सकते हो, यहां पर मध्य प्रदेश के कुछ एरिया, तो ये मिलकर आपका क्या हो जाएगा, चौहान डायनेस्टी हो जाएगी। यहां पर कहीं पृथ्वीराज चौहान क्या करते थे, रूल करते थे भारत के। अब चलते हैं आगे। अब होती है लड़ाई, पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ टैराइन, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, अब गौरी को यह पता था कि मेरी सेना इससे जीत नहीं पाएगी, ठीक है, मैं ऑल टुगेदर इससे जीत नहीं सकता हूं, लेकिन उसने फिर भी कॉन्क्वेस्ट करा। ठीक है, बहुत सारी बुक में आपने देखा होगा कि गौरी ने क्या करा था, 10 से 11 बार भारत में आक्रमण किया था। और ऑल टुगेदर मैं आपको बताता हूं, भटिंडा में एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्ट हुआ करता था, उसको भी कॉन्क्वेस्ट करने की इसने चाल चली थी और ऑल टुगेदर उसे कॉन्क्वेस्ट कर भी लिया था। ठीक है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा आगे जाकर, क्योंकि जो पृथ्वीराज की सेना थी वो बहुत ही डिसिप्लिन थी, उसकी जो आर्टिलरी थी, इन्फेंट्री थी, बहुत ही ज्यादा वेल डिसिप्लिन थी और एक्सपीरियंस थी। और अगर हम बात करें इन रिस्पेक्ट ऑफ गौरी, तो गौरी की आर्मी की, तो गौरी की आर्मी इतनी ज्यादा परमानेंट नहीं थी, इतनी ज्यादा। यहां पर ये लोग क्या करते थे, ये लोग पेड लेके आते थे, पेड सैनिकों को लेके आते थे, जो पर्टिकुलरली कभी मोची थे, कभी कारपेंटर थे, और वो उनको पार्ट टाइम के लिए कहां पे लेके आए, सेना में लेके आए, तो इतनी परमानेंट नहीं थी। तो यहां पर जो गौरी था, ठीक है, ये गौरी क्या करता था, ये यूज करता था यहां पर टर्किक आर्चर को। ठीक है, ये आर्चर क्या होते हैं, ये आर्चर होते हैं एक तरीके से तीरंदाज। ये तीरंदाज दो टाइप के होते हैं, एक तीरंदाज होता है जो जमीन में रहकर खड़ा होता है, ठीक है, पैदल चल के तीर मारता है ऊपर और वो तीर जाके लगता है, और एक तीरंदाज होता है पर्टिकुलरली जो घोड़े में बैठा होता है, ठीक है, हॉर्स राइडर आर्चर। तो यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, देखिए ये हो गया इसका हॉर्स राइडर, जो क्या करते थे, चलते चलते मारते थे, ये चलते चलते मारते थे और भाग जाते थे। तो ये हो गए इनके एक तरीके से घोड़े में बैठे हुए आर्चर। और यहाँ पर इसके कुछ आर्कर ये भी थे जो बिना घोड़े के बैठे होते थे, और ये लोग डायरेक्टली क्या करते रहते थे, फायर करते रहते थे अपना एक तरीके से तीर। और यहाँ पर इसके कुछ सैनिक थे जिसे हम बोलते हैं इन्फेंट्री, पैदल सैनिक बोलते हैं। अब इसके मुकाबले में अब यहां पर जो इसकी सेना थी, कहा जाता है 20 से 25 हजार की इसकी सेना थी, और यहां पे जो पृथ्वीराज की सेना थी वो भी 20 से 25 हजार के आसपास थी, लेकिन कई बुक्स में आपको 50 हजार भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, पृथ्वीराज चौहान की जो सेना में हाथियों की सेना, हाथियों की संख्या थी बहुत ज्यादा थी। ऑल टुगेदर जो इनकी सैनिक इनके पास भी थे, सैनिक पर्टिकुलरली इनके पास भी वही थे जो गौरी के पास थे, लेकिन गौरी ने यहां पर यूज करा मंगोल टैक्टिक्स यूज करी। मंगोल टैक्टिक्स में क्या होता है कि एक छोटा, मैं आपके आगे आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये ऑल टुगेदर आपने यहां पे देखा होगा, ये छोटा जो आर्चर होता है, छोटा एक तरीके से धनुष होता है, ये धनुष मारते हैं और ये इतना हैवी नहीं होता, तो इसको कैरी करना आसान होता है। तो घोड़े के ऊपर जो बैठा हुआ सैनिक होता है, मंगोल खास करके, ये लोग क्या करते थे कि ये छोटा छोटा जो इनका धनुष होता है, ये बहुत ज्यादा तेज से भी लगता था, और ये क्या करते थे, एक तरीके से मार के भाग जाते थे। तो इसको पकड़ने के लिए जो सैनिक जाता था तो वो अपनी सेना से अलग हो जाता था। तो इन लोगों का काम क्या है, मेनली कि सेना को छितर बितर करना, क्योंकि सेना को जितना छितर बितर करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे आप समझिए इस चीज को कि इन लोगों की टैक्टिक्स यहाँ पे ये थी कि मैं ये जो घोड़े में बैठे हुए आर्चर है इनका ज्यादा यूज करूंगा। अब ये आए यहाँ पर तीर बरसाने के लिए, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे आगे बता देता हूं कि सबसे ज्यादा फर्क कहां पे पड़ता है। ठीक है, किसी भी आर्चर का सबसे ज्यादा फर्क कब पड़ता है, जब वो आर्चर क्या करता है, उनकी जो सेना, जिस सेना पे वो कर रहा होता है हमला, वो सेना डिसिप्लिन नहीं होती, वो सेना छितर बितर बटी हुई होता है, तब इसका फायदा होता है। अदरवाइज अगर वो सेना डिसिप्लिन है, एक साथ कंबाइन होकर बैठी हुई, एक यूनिट में बैठी हुई है, तो उसका फायदा नहीं हो पाया। तो यहाँ पे गौरी ने गलती करी, और इस वजह से गौरी की जो आर्चर थे, उनके जो तीर थे वो खत्म हुए। इसके बाद जो ये इन्होंने एक ही बार में इसको अटैक करा, इन्होंने तब तक के लिए बचा कर रखा, डिफेंड करा, और इन्होंने फिर क्या करा, एक ही बार अटैक करा, और एक ही बार अटैक करने के बाद जब इनका सारा का सारा एम्युनिशन खत्म हो गया तो इन्होंने इसकी सेना को हरा दिया। अब अंत में होता क्या है कि गौरी को पता चल गया था कि मैं हार चुका हूं, तो गौरी अंत में क्या करता है कि अपनी सेना को मोटिवेट करने के लिए, सेना को एक तरीके से उनके अंदर जोश जगाने के लिए ये खुद मैदान में उतरता है। और मैदान में उतरते ही इसका जो एक तरीके से अपोजिट में होता है वो होता है जयचंद का भाई, जिसको हम बोलते हैं गोविंद राय। ये गोविंद राय ने इसको अपने भाले से इतना मारा ऑल टुगेदर इसको जख्मी बनाकर, इसको इतना जख्मी बनाया था कि चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन अंत में एक टर्किक सोल्जर था, उसने इसको बचाया। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक टर्किक सोल्जर है, ये इसको बचाकर अपने साथ घोड़े में बैठाकर ये ले गया, और ये आगे जाकर क्या होते हैं, अपने जो एम्पायर था ये वापस चले गया, जख्मी था। अब यहां पर
पृथ्वीराज चौहान ये कर सकते थे कि इसका पीछा करते, पीछा करने का इसको ऑल टुगेदर ढूंढ के मारते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बोला ये जख्मी है, इसको दवाई की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, तो इसको हमने नहीं मारना है, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो ये गलती थी उनकी सबसे बड़ी चौहान वंश की। अगर ये उस टाइम ही मार देते तो सेकंड बैटल ऑफ टैरन होती ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे आपने ये समझना है। तो अब दो चीजों के बीच में रिलेशन समझिए आप, एक तो गजनविड एम्पायर, दूसरा घौरी एम्पायर। तो ये गजनविड एम्पायर आप देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये कौन सा एम्पायर है? घौर। ये घौर एम्पायर भी नहीं है, ये अफगानिस्तान आज की डेट का, और ये इंडिया है। ठीक है, तो ये गजनविड एम्पायर बहुत ही ज्यादा एक तरीके से फला फूला हुआ एम्पायर था, जहां पे आपने सुना होगा नाम गजनी का। इस गजनी ने क्या करा था, 1000 से 1027 के बीच में भारत में 25 आक्रमण करे थे। सोमनाथ मंदिर पर सबसे बड़ा आक्रमण इसने करा था। सोमनाथ मंदिर को इसने पूर्ण रूप से लूट भी लिया था, वो यही था गजनी। ठीक है, मोहम्मद गजनी, जिसने भारत में 25 बार 24 बार, कई बार बुक्स में लिखा हुआ है 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो वो यही था। चींटी को देखा था जिसने कि 17 बार में चढ़ी थी, 17 बार में वो गिर रही थी लेकिन फिर भी चढ़ रही थी, तो वो इसी की कहानी है गजनवी की। तो यहां पर ये गौर, आप ये वाला एरिया देख रहे हो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान का, ये ग्वार लिखा है यहाँ पे। तो ये गौर एक जनजाति हुआ करती थी, वो यहाँ पे रहती थी अफगानिस्तान की। तो ये गजनवी एम्पायर वाले लोग क्या करते थे, इन लोगों को रेंट पर लेते थे अपने, जब इनको बैटल्स में जाना होता है, किसी के ऊपर अटैक करना होता था, तो ये जब मन चाहे यहाँ पे क्या करते थे, कभी अटैक करते थे, कभी इनको मार देते थे, कभी इनको रेंट पे लेते थे। एक तरीके से बंधुआ मजदूर इनको बना के रखा था, क्योंकि यहाँ पर गजनी उस टाइम पे रूल कर रहा था, मोहम्मद गजनी, और ये बहुत शक्तिशाली शासक हुआ करता था। और इनका यहाँ पे जो गौर, ये जो एरिया है, प्रांत है, इनका जो सरदार था वो था गौरी। अब ये गौरी को पता था कि जब तक गजनवी नहीं मरेगा तब तक मैं जो अपना ये एम्पायर है मैं इसे बिल्ड नहीं कर पाऊंगा। तो ऑल टुगेदर आगे जाकर डेथ होती है किसकी, गजनी की, मोहम्मद गजनी की। और ये रातों रात अपने एम्पायर को इतना शक्तिशाली बना लेता है कि ये रातों रात गजनवी एम्पायर को पूरा कहते हैं तहस नहस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और गजनवी एम्पायर वहीं पे खत्म हो जाता है और नया एम्पायर बनता है, जिसको हम बोलते हैं गौरी एम्पायर, जो कि आपको पता है 1091 ये पर्टिकुलरली यहां से स्टार्ट कर देते हैं, इसको धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और 1191 में कहीं जाकर फर्स्ट बैटल ऑफ टैरन होती है, और एक साल बाद ही सेकंड बैटल ऑफ टैरन करी जाती है। तो ये गौर पर्टिकुलरली अफगानिस्तान वाला एरिया है, जहां पर एक जनजाति रह करती थी, गौरी जनजाति, और इन्होंने रातों रात तख्ता पलट किया जब डेथ हुई गजनवी की, और इसके बाद गजनवी एम्पायर को खत्म करने के बाद अपना जो गौर एम्पायर है वो शुरुआत करा। अब बात करते हैं सेकंड बैटल ऑफ टैरन की। अब फर्स्ट बैटल ऑफ टैरन में हार चुका है, मोहम्मद गौरी हार चुका है, और वो जाके छुप चुका है अपने जो साम्राज्य है, गौर साम्राज्य, वहां पे छुप चुका है जाकर। वहां पे अभी वो ये तैयारी कर रहा है कि मुझे अगली बार कैसे आक्रमण करना है। और इसी बीच आप कई बुक्स में ये पढ़ोगे कि 11 बार उसने आक्रमण किए थे भारत में, 11 बार करे थे उसने, लेकिन वो ऑल टुगेदर छोटे छोटे आक्रमण हुआ करते थे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, जिसका स्ट्रेटेजिकली कोई असर नहीं पड़ा चौहान वंश पे। चौहान जो डायनेस्टी थी वो फिर भी चलती रही, और उन्होंने छोटे छोटे आक्रमण से कोई फर्क नहीं पड़ता रहा। तो ये 1192 में बैटल ऑफ टैरन दूसरा बैटल होता है। ऑल टुगेदर बहुत जीतने की जल्दी थी, ठीक है, यहां पर उसको जीतने की बहुत जल्दी थी गौरी को। तो ये गौरी चाहता था कि मैं जल्दी जल्दी इस भारत के ऊपरी वाले हिस्से को जीत जाऊं और अपना जो एरिया है उसको बढ़ा लूं। अब यहां पे तो ये जो चौहान थे, ये चौहान चाहते थे, पृथ्वीराज चौहान चाहते थे कि मैं जो गढ़वाल ये वंश है इसको, इसका साथ ले लूं, इसका ये भी मुझे साथ दे दे, क्योंकि इनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो 1192 में कि कहीं आगे से तो गुरिड एम्पायर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, और पीछे से गढ़वाल वंश अटैक कर रहा है, तो मैं दो फ्रंट पे लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, दो फ्रंट पे लड़ाई करूंगा तो मेरा हारना निश्चित है। तो ये पर्टिकुलरली एक रीजन था इनसे डरने का, कि यहां पर अब जो पृथ्वीराज चौहान थे वो थोड़ा डर चुके थे कि कहीं पीछे से दो तरफ से, दो फ्रंट से वॉर ना झेलनी पड़ जाए मुझे। अब इसके पीछे रीजन बताता हूं मैं आपको। कई बार कई बुक्स में जयचंद्र जो है गढ़वाल वंश के, तो यहां पर लिखा जाता है कि चंद्रबरदाई जो इनके कवि थे, एक भाई की तरह मानते थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जो कवि थे चंद्रबरदाई, तो ये चंद्रबरदाई इन्होंने लिखा हुआ है कि स्वयंवर जो हुआ था जयचंद की बेटी का, संयोगिता का, तो वहां से वो उसे उठा के ले गए थे, जिस वजह से वो चिढ़ते थे इससे, और ये चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से मैं पृथ्वीराज चौहान का जो एम्पायर उसे खत्म करूं, उनको बर्बाद कर दूं। तो यहाँ पे जब ये मोहम्मद ऑफ गौरी आया तो बोला भी जाता है कि जो गढ़वाल वंश के जयचंद थे इन्होंने साथ दिया, दो फ्रंट से वॉर लड़नी पड़ी चौहान को, और चौहान जो यानी कि पृथ्वीराज चौहान से उनकी मृत्यु हुई, एक तरीके से वो पकड़े गए। अब यहां पर जो सेकंड बैटल ऑफ
टेरन था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए, वहां पर एक टैक्टिस अपनाई गई, वॉर की भी टैक्टिस होती है, ठीक है, जो पहले पुराने वाले जो वॉर्स होते थे उसकी एक टैक्टिस होती थी, जिस टैक्टिस को हम बोलते हैं कैराकोल टैक्टिस, ये अपनाई गौरी ने, ये टैक्टिस अपनाई। इसमें होता क्या है कि एक पर्टिकुलरली सर्कल, एक ट्रैक टाइप का बनाया जाता है घुड़सवारों द्वारा। ये घुड़सवार कौन थे? ये थे आर्चर, ये वो आर्चर थे जो घोड़े के ऊपर बैठकर तीर मार के भाग जाते थे। तो ये थे क्या करते थे, अब होता क्या है कि अब तीर मारा तो दोबारा तीर उसको लगाने के लिए, उसमें फिट करने के लिए बो में, तो वहां पे टाइम लगता है। तो यहां पर कुछ क्या करते थे, ये ऐसा सर्कल बनाते थे, तो ये तीर मारता था तो ये ऐसे पीछे आ जाएगा इसके, और इसके आगे वाला फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये तीर मारेगा, फिर ये इसके पीछे आ जाएगा। तो ऐसे करते ये सर्कल चलता रहता था और फ्लुएंटली, ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से आप ये भी बोल सकती हो कि ये इरिटेटिंग भी होता था अगली सेना के लिए कि वहां कंटिन्यूअसली वहां पे क्या आ रहा है, वो आ रहा है, पर्टिकुलरली अटैक हो रहा है, जिससे एक तरीके से इरिटेशन आ जाती थी। तो ये धीरे धीरे चितर बितर हो जाते थे। अब सेना को यह कहा जाता है कि किसी भी हालत में आपको तितर बितर नहीं होना है, कि जो ताकत है वो एकता में है, ठीक है, क्योंकि आप ऑल टुगेदर एक साथ ही अगर हमला करोगे किसी पे तो उसके लिए बच पाना मुश्किल होता है। तो यहां पर इनका ये काम था कि कैसे ना कैसे कर कर हमने क्या करना है, इनको पर्टिकुलरली यहां से तितर बितर करना है, ताकि इनको इरिटेशन हो, ताकि एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं, और जब ये अलग अलग हो जाएं तो हम इनको स्ट्रेटेजिकली अलग अलग करके मारें, क्योंकि जब हमारी आर्टिलरी एक साथ आएगी और ये अलग अलग होके होंगे तो ये अपनी सेना का मॉरल यहां से डाउन हो जाएगा कि मेरे को बचाने के लिए कोई नहीं है। क्योंकि सेना क्या करती है, जब आप सेना में साथ रहते हो तो वहां पर सेना क्या करती है, एक दूसरे को बचाती है। तो यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है गाइस। तो यहाँ पे एट द एंड क्या होता है कि यहाँ पर जो घुरिड एम्पायर है ये जीत जाता है, ठीक है। चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान थे, ये पूरी तरीके से ये खत्म हो जाता है चौहान एम्पायर, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि जयचंद जो कि घेड़वाल वंश का शासक था, इसने साथ दिया था। और अंत में मैं आपको बता देता हूँ, बैटल ऑफ चंदेरी होता है। इस चंदेरी में क्या होता है, पर्टिकुलरली मोहम्मद गौरी जो था गौर वंश का, ये जयचंद को भी हरा देता है, उसको भी मार देता है। अब आप ये सोचिए कि अगर घेड़वाल वंश चौहान वंश का साथ दे देता तो एट द एंड जाकर जयचंद को लड़ाई नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जयचंद का मानना यह था कि अगर वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देंगे तो ये यहां से लूटपाट कर वापस कहां चले जाएगा, अपने गजनवी, अपने गौर एम्पायर में चले जाएगा, ठीक है। तो यहां पर गौर एम्पायर में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं दिल्ली पर और मैं पूरा नॉर्दर्न एरियाज पर क्या करूंगा, राज करूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ये वापस नहीं गया, इसने बोला कि मैं अब भारत के उत्तरी भाग में राज करूंगा और मैं ये पूरा भारत जीतूंगा। तो यहां पर इन दोनों के बीच में क्लैश होता है, जयचंद और गौरी के बीच में, और इस क्लैश में जयचंद भी मारा जाता है। तो यहां पर ये सीख मिलती है कि किसी तरीके से अगर हमारी एकता टूट जाती है तो हमको हराना इजी हो जाता है। और अंत में ये कहा जाता है 2020 में आपने ये भी सुना होगा, काफी जगह विरोध प्रदर्शन हुए कि ऑल टुगेदर आप क्या करें, पृथ्वीराज चौहान की वहां पे समाधि मिली है अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान वाला एरिया है। तो यहाँ पे उनकी जो हम उनकी समाधि को आप लेके आए वापस, आप अफगानिस्तान सरकार से बात करें, अफगानिस्तान सरकार से बात करने के बाद वो अस्थियां यहाँ पर लेके आए, उनके लास्ट राइट्स को हम परफॉर्म करें, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े भारत के शासक थे। तो कई जो वंश थे, राजपूत वंश हो गया, तो जाट वंश हो गया, इन्होंने काफी इस चीज की डिमांड रखी थी। लेकिन अभी हम लोगों को ये बिल्कुल ही 100% ये राइट बिल्कुल ये भी नहीं है खबर कि वो उन्हीं की है, क्योंकि ये बोला गया है कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि स्थल वहां पे पाया गया, ठीक है, जो हमें एक तरीके से हमें दबाया गया था वो उनका पाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल 100% कंफर्म नहीं है न्यूज। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इतना इस पे कंसर्न नहीं दिखाया। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मोहम्मद गौरी है, इसका आपको अफगानिस्तान में, मॉडर्न डे पाकिस्तान में इनका आपको कब्र मिलेगा, समाधि स्थल मिलेगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, जो कि भारत के इतने बड़े शासक थे। तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या भारतीय सरकार को अफगानिस्तान की सरकार से ऐसी बात करनी चाहिए जिससे जो हमारा, जो भारत के बहुत बड़े चौहान वंश के शासक थे, इनकी जो अस्थियां वापस आए और हम पूरे सम्मान के साथ लास्ट राइट परफॉर्म कर कर उनके लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलरली मकबरा बनाए या फिर उनके लिए एक मंदिर टाइप का बनवाए, क्योंकि उन्होंने भारत को काफी बार डिफेंड किया। नहीं तो ऑल टुगेदर भारत का जो आज भविष्य होता वो बहुत एक डिफरेंट होता, क्योंकि उन्होंने कई बार भारत को और लोगों से भी बचाया है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।